बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। PSL 7 अख्ताम पजीर हुई और PSL 7 का टाइटल जो है लाहौर कलंदर्स के नाम रहा। 42 रन से कामयाबी हासिल की। मुल्तान सुल्तान को फाइनल में जो है उन्होंने शिकस्त दी और PSL की 7 की जो ट्रॉफ़ी है पहली दफ़ा लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम की। काफ़ी अरसे तक लाहौर कलंदर ग्रास रूट लेवल पर काम करती दिखाई दे रही थी और अब तमाम ही टीमें जो हैं PSL की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। इसी हवाले से, इस मैच के हवाले से हमारे साथ जो साथी एक्सपर्ट है रियाजुद्दीन साहब, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ साथ KCCA जोन 2 के जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ इकबाल मुनीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने मैच पे। क्या कहेंगे रियाज साहब, कल के मैच के हवाले से 42 रन से कामयाबी मुल्तान सुल्तान ने हासिल की, लाहौर कलंदर्स ने हासिल किया, तो पहली दफ़ा ट्रॉफी अपने नाम की। कैसा लगा आपको कि लाहौर कलंदर जो ग्रास रूट लेवल पर काम करती दिखाई दे रही थी, अब ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और उसका सिला उन्हें मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा मोइन, 27 फरवरी 2022 पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन था। जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि पहली मरतबा लाहौर कलंदर ने PSL को जीतने का एजाज़ हासिल किया और उसके साथ साथ आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है 24 साल के बाद पाकिस्तान आई है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के तपते सहरा में ये खुशगवार झोंका की मानंद है कि ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई है। तो ये कल बहुत बड़ा दिन था और जैसे आपने भी कहा कि लाहौर कलंदर जो है पहली मरतबा इसको जीतने में कामयाब रही, तो मैं ये समझता था कल जो था लाहौर कलंदर का दिन था। और आप ये देखेंगे इस पूरे PSL में मजमूई तौर पर 3 मैचेस हुए मुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। तो 2 मैचेस जो है लाहौर कलंदर जीतने में कामयाब रही और 1 मैच मुल्तान सुल्तान ने जीता। और पूरे इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान का ये दूसरा मैच था जो वो शिकस्त से हमकिनार हुई। और लाहौर की टीम, जैसे कि हम पहले भी यहाँ पर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ चैनल्स में ही बात हो रही थी कि लाहौर कलंदर की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो अनप्रिडिक्टेबल है और कल उन्होंने इस बात को साबित किया। और आप ये देखें कि लाहौर कलंदर के 3 खिलाड़ी जो है 25 रन्स पे आउट हो गए थे और आसिफ अली ने जो है मुल्तान सुल्तान के उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 12वें 13वें ओवर के बाद मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में वो काट नहीं रही और आप ये देखें धानी भी बहुत ज़्यादा पिटे, उसके साथ साथ जो है जो रोमान रईस जो हैं उनकी भी काफ़ी धुनाई हुई। और मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच को बनाने का सारा किरदार जो था हफीज़ के सर था। उन्होंने जब ये देखा कि उनके जो ओपनर्स थे अगर वो नहीं चल सके, फ़खर को ले लें आप और शफीक को ले लें, कामरान गुलाम ज़रूर 15 रन करने में कामयाब रहे, लेकिन हफीज़ मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली जो उनके ओपनर्स नहीं ले सकते। और किसी भी मैच की खूबसूरती शहजादा यही होती है कि अगर आपके कोई और बैट्समैन या बैटर ना चल सकें या बॉलर ना चल सकें तो दूसरा जो प्लेयर है उसकी जगह ले ले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। आपने देखा कि कल डेविड वीजे जो है एक मरतबा फिर उसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने कामयाब रहे और एक मरतबा फिर उन्होंने 8 रन पे 28 रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया। वो कि मैच तो तकरीबन उन्हीं के पास था, ये बहुत अच्छी बात थी। मैं ये समझता हूँ कि PSL 7 जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से इख्तिताम पजीर हुई और लाहौर कलंदर में क्या कहेंगे मोहम्मद हफीज के हवाले से? हफीज ने साहब पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह उन पर तनकीद होती रही है कि मोहम्मद हफीज़ अपने रंग में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस तरह वो खेलते हैं 160-70 के स्ट्राइक रेट से, वो चीज़ जो है ना नज़र नहीं आ रही। तो कल वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें, 46 गेंदों पे 69 रन की इनिंग ऐसे वक्त पे खेली उन्होंने आकर कि जब उनके 25 रन पे 3 खिलाड़ी और पावर प्ले के अंदर 41 रन थे उनके, फिर जाके 10 ओवर में 71 रन और 103 रन जो है ना, ये सारा का सारा जो है क्रेडिट जाता है वहां तक ले जाने में हफीज को कि कल हफीज जो है उन्होंने वो काम किया जो पेशावर बाद में आके हैरी ब्रॉक ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली। वो भी आ रहा हूं मैं आ रहा हूं उस तरफ भी आ रहा हूं मैं। देखिए ये जो 3 खिलाड़ी थे ना, ये जो शुएब मलिक हैं, सॉरी हफीज है, हफीज ने 69 रन किए 46 गेंदों के ऊपर, हैरी ब्रॉक ने 22 गेंदों पे 41 रन किए और तकरीबन 186 के स्ट्राइक रेट। असल में T20 में स्ट्राइक रेट की बड़ी अहमियत होती है। इसी तरह हम क्रेडिट देंगे डेविड वीजे को कि उन्होंने 8 गेंदों पर 28 रन 350 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो ना रन किए। तो ये जो टोटल है ना, देखिए असल में मैच इनके हाथ से कब गया है मुल्तान के, 103 रन थे इनके 15 ओवर के अंदर और इनके 4 खिलाड़ी आउट थे, तो मैच इन्होंने पकड़ा हुआ था। आखिर के 5 ओवर में 77 रन बने। आपको मैं बड़े मजे की बात बताता हूं कि जो 11 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं
तो उन 11 ओवर में उन्होंने 67 रन दिए। अब उसमें आप आसिफ आफरीदी को ले लें, खुशदिल शाह को ले लें या इमरान ताहिर ने 22 रन दिए, खुशदिल शाह ने 26 रन दिए और 19 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए हैं, क्या कहते हैं, आसिफ आफरीदी ने। तो ये जो है ना, अच्छा 113 रन 9 ओवर में फास्ट बॉलर्स ने दिए। तो कल जो सही मानों में जो फास्ट बॉलर है ना, देखिए पूरा टूर्नामेंट आप देख लें कि इस इतनी खराब बॉलिंग जो है ना पूरे टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम ये कहते थे यार कि ब्लेसिंग मजरबानी को चांस नहीं मिल रहा, बाहर बैठा हुआ है, इमरान खान सीनियर बैठा हुआ है, अनवर अली बाहर बैठा हुआ है, मतलब ऐसे बॉलर बाहर बैठे हुए हैं। तो इनको मतलब ये कि जिसको भी ये खिला रहे थे वही परफॉर्म कर रहा था। और जो है इनकी टीम जो है 12 में से 10 मैच जीती है, फाइनल हारी, और इससे पहले जो है वो एक मैच ग्रुप एक मैच, दोनों मैच लाहौर से हारी, वरना पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया। कल ना उनकी बैटिंग चल पड़ी सकी और ना ही जो है उनकी बॉलिंग। आखिर में जाके थोड़ा सा डेविड विजे ने और खुशदिल शाह ने कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी है। 16-17 रन का एवरेज होने के बाद जो है ना वो, तो क्रेडिट जो है ना लाहौर को देना पड़ता है कि कल बड़ी प्लानिंग के साथ, और डेविड विजे जैसे खिलाड़ी अगर टीम के अंदर हो, और फिर हैरी ब्रॉक ऐसे टाइम पर मतलब एक सेंचुरी के बाद वो रन नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे टाइम पे हफीज ने रन कर दिए, ऐसे टाइम पे हैरी ब्रॉक ने रन कर दिए कि वो ऐसा टोटल 180 जो है ना, 180 का टोटल जो है बहुत माकूल टोटल है वहां, जो कि चेज नहीं हो रहा था। 160-70 रन भी चेज नहीं हो रहे थे, 160-70 रन भी चेज नहीं हो रहे थे। मुनीर साहब क्या कहेंगे, मोहम्मद हफीज की बैटिंग एक वक्त पर जो है लाहौर कलंदर्स के 25 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, फिर मोहम्मद हफीज ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। जिस तरह जमील साहब कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स ने 113 रन दिए, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो फास्ट बॉलिंग अटैक था लाहौर कलंदर्स का, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जमान खान की बात कर लें, शाहीन शाह आफरीदी की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, उन्होंने मैच को फंसाया और फिर मैच को जीता उन्होंने। तो क्या कहेंगे कल के मैच? साहब पहले तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि जिस अंदाज में पहले आपने इस ट्रांसमिशन को अभी तक कैरी किया, और आपने मोहम्मद हफीज की बात की, तो हु सेज इट्स नॉट अ वेटरन्स गेम। मोहम्मद हफीज ने एक बार फिर साबित किया कि एज इज जस्ट अ नंबर, और मोहम्मद हफीज हो, डेविड विजे हो, जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं, आपको नजर नहीं आया होगा कि कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नजर आए हो। इनका एंथुजियाज्म, इनका जो एक जो पैशन है ना, वो कहीं भी मिसिंग नहीं था। कहते तो हैं कि लीग्स प्लेयर बनाते हैं, लेकिन लीग्स को बड़ा प्लेयर्स का पैशन बनाता है। मोहम्मद हफीज ने जिस अंदाज से कल बड़े मैच में खेला, ये बता रहा है कि मोहम्मद हफीज एक सीनियर प्लेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। डेविड विजे खास तौर पर तनकीद होती रही कि लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप का एक वीकर लिंक नजर आते थे डेविड विजे। 5वां बॉलर डेविड विजे रहा लाहौर कलंदर्स के एतबार से, लेकिन डेविड विजे ने एक बार फिर प्रूव किया कि क्यों वो आज दुनिया भर की लीग्स में इतने मकबूल हैं। आप स्टैट्स देखें, शायद पूरे टूर्नामेंट के स्टैट्स ये दोनों खिलाड़ियों के उस तरीके से नजर नहीं आते, लेकिन जब बड़े मैच की बात होती है, जब परफॉर्मेंस की बात होती है, तो आपको कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था जब 25 रन थे 6 ओवर्स के अंदर, 5 ओवर्स के अंदर, तो उम्मीद थी कि 180 रन का जो टोटल है वो बना पाएगी लाहौर। आई थिंक था ये काफी ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जो डेविड विजे का जहां पे एक आना होता है ना, और वहां पे जो लोअर ऑर्डर लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें बिलखुसूस, तो वो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, और वो कभी भी मैच पलट सकता है। जैसे कि हमारे साथी ने कहा ना कि लाहौर कलंदर अनप्रेडिक्टेबल, और इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू आउट उनकी बैटिंग लाइनअप में नजर आती है। उनकी टीम का हर एक प्लेयर कलंदरी अंदाज में खेलता है और कलंदरी अंदाज में वो छक्के लगाता है। लेकिन छक्के की आप बात कर रहे थे, आसिफ आफरीदी ने जो है फखर जमान को आउट किया, अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, तो समझते थे कि वहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ये बता रहा है, ये डेप्थ है, ये बता रहा है कि लाहौर कलंदर के पास डेप्थ है। आप देखें कि इस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर फखर जमान अगर फेल हो जाता है, अगर रन नहीं करता, तब भी लाहौर कलंदर ने बताया कि हमारी टीम का आखिरी खिलाड़ी भी आके वो ना सिर्फ रन कर सकता है बल्कि मैच जिता सकता है। और पहले भी इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने एज कैप्टन आके लीड किया और किस तरीके की इनिंग्स खेली। तो ये कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का है, ये कॉन्फिडेंस अपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आसिफ आफरीदी पर जो है इन्हिसार किया, उन्हें बॉल दी, नहीं बॉल, और उसके बाद उन्होंने जो है 2 विकेटें जो है शुरू की निकाल दी। तो समझते हैं कि जो कॉन्फिडेंस नौजवान खिलाड़ी को दिया मोहम्मद रिजवान ने, तो उसका भरपूर फायदा उठाया आसिफ आफरीदी ने। जी बिल्कुल, जैसा मुनीर साहब ने कॉन्फिडेंस की बात की, तो मैं ये समझता हूं कि कल जो थे हमारे रिजवान कप्तान जो थे मुल्तान सुल्तान के, वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए, या फिर मेरे ख्याल से लगता ऐसा था कि लाहौर का जो होम क्राउड था
या मतलब होम ग्राउंड में तो खेल ही रहे थे, तो शायद लगता है कि उससे कोई वो प्रेशर में नजर आए। कल पहली मरतबा मैंने देखा कि रिजवान ने गलतियां की। एक तो वो खैर जो आपने बात की आसिफ को तो बिल्कुल सही लेके आए और उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने 3 विकेटें ली, लेकिन आसिफ को जब वो बैटर की हैसियत से लेके आए, जिस पोजीशन पे जिस नंबर पे, वो उनका गलत फैसला था। जैसे वाइट नाइट वॉचमैन भेजा जाता है इस तरह से उन्होंने उसको भेजा, जो फैसला सही साबित नहीं हुआ। अगर उसकी जगह वो रेगुलर बैटर्स को भेजते तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी चीज होती। बिल्कुल, रेगुलर बैट्समैन को अगर वहां पर भेजते मोहम्मद रिजवान तो शायद बेहतर होता मुल्तान सुल्तान के लिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी की, जिसे मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सपोर्ट किया, और उसके बाद जो है आसिफ आफरीदी ने अपने बॉलिंग से जो है 2 अहम बैट्समैनों को जो है लाहौर कलंदर्स के आउट किया। तो जमील साहब क्या कहेंगे, आसिफ आफरीदी के साथ साथ जवान जो क्रिकेटर्स हैं जो इस टूर्नामेंट्स के अंदर निकल कर सामने आए, समझते हैं कि बड़ा अच्छा साइन रहा इस टूर्नामेंट के अंदर, और जो टीम अभी इन्होंने अनाउंस की है PSL 7 के, जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है, तो बैलेंस टीम बनाई है PSL 7। बहुत अच्छी टीम है, मैं इससे अच्छी टीम हो नहीं सकती। जो भी टीम अनाउंस की है ना, देखिए सबसे अच्छी जो बॉलिंग है ना वो इमर्जिंग प्लेयर्स के अंदर वो की है जमान खान ने 18 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो 18 खिलाड़ी अगर कोई इमर्जिंग प्लेयर आउट करे तो बहुत बड़ी वो है कारकर्दगी, उसको शामिल किया। बाकी जो जितने भी प्लेयर लिए मुल्तान सुल्तान के लिए, ज्यादातर जो ना मुल्तान सुल्तान के और लाहौर का कलंदर के उसके प्लेयर हैं। तो जो टीम अनाउंस की है ना, मेरे ख्याल में इससे बेहतर टीम हो नहीं सकती। मतलब जो जैसे शोएब मलिक को लिया उन्होंने वहां से पेशावर ज़ल्मी से, जाहिर है कि वही मतलब आ सकते थे। एक प्लेयर जो है मोहम्मद हारिस, उसकी बड़ी बात हुई और मतलब एक उभर कर वो सामने आए, लेकिन चूंकि वो आखिर के 3-4 ही मैच खेल सके, 3 ही बल्कि मैच खेल सके, 7 मैच तो कामरान अकमल नहीं खेले थे। तो इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो उनको मैचेस कम मिले। अगर शायद वो शुरू से खेलते तो हो सकता है कि वो भी एक मतलब ये के अहम मतलब वो अहम किरदार अदा करते हैं। मुनीर साहब क्या कहेंगे, कल बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर हुए। बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो फखर जमान, बेस्ट बॉलर की बात करें तो शादाब खान, बेस्ट ऑलराउंडर की बात करें तो खुशदिल शाह। तो पाकिस्तान के लिए नौजवान खिलाड़ी निकल कर जिस तरह जमील साहब कह रहे थे कि सामने आ रहे हैं, तो अच्छा साइन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें शहजादा साहब, क्योंकि फखर जमान की हम फॉर्म की बात करते हैं ना, ऑफ लेट फखर जमान शायद कंसिस्टेंट नहीं नजर आते, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब फखर जमान का दिन होगा तो वो मैच को वन साइड कर देंगे। शादाब खान की फिटनेस के हवाले से बात रही, किसी को भी ये डाउट नहीं था कि शादाब खान एज टैलेंट उतना ज्यादा बेहतर प्लेयर बनकर आ सकता है नहीं, लेकिन शादाब खान ने 1 सेकेंड जिस तरीके से मैं कहूंगा शाहीन शाह अफरीदी ने, रिजवान ने, उसी तरीके से शादाब ने टीम को जिस अंदाज से लीड किया, ये कमेंडेबल है। और ये बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के एक तो वो प्लेयर जो कि एक पूल का हिस्सा है, जो रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरा खुशदिल शाह जैसे जो प्लेयर्स हैं जो कि हम समझते हैं कि स्क्वाड का तो यकीनी तौर पर हिस्सा होता है, बट एट टाइम्स प्लेइंग 11 में कभी जगह नहीं बना सकते। खुशदिल शाह से मैं शायद इस बार सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ। उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग की औकात में रन भी किए और जिस मौके पे आके उन्होंने बॉलिंग की, आपको पता है जब से पाकिस्तान टीम में शायद अफरीदी जब से गए उसके बाद से हमें कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं मिल पाया जो बॉलिंग भी कर सकता और बैटिंग में लंबे हिट भी लगा सकता था। हफीज की हम बात करें तो हफीज ने अब रिटायरमेंट ले लिए, तो ये गैप जरूर मौजूद है। आसिफ अली की हम बात करें, आसिफ अली अगेन एक हिटर तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बॉलिंग एडवांटेज हमें जो आसिफ अली के साथ साथ अभी नौजवान जो आसिफ आफरीदी हैं, वो भी बैट्समैन बैटर बहुत जबरदस्त। और आसिफ आफरीदी के अलावा आप देखें हमारा टैलेंट दिखा आजम खान की सूरत में भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ, शायद उस प्लेयर भी जितना क्रिटिसाइज होता है किसी पे नहीं हुआ, लेकिन एट टाइम्स उसने भी जब निकल के अपने शॉट्स खेले तो उसने ग्राउंड के बाहर ना बॉल फेंकी बल्कि यकीनी बनाया कि स्टेडियम के बाहर बॉल चल जाए। तो
टैलेंट मौजूद है। एक चीज में हमारे पास जो मसला आता है वो ये है कि हम अपने जो पोटेंशियल है ना उसको ना निखारने की तो बात ही नहीं करते, बल्कि हम ग्रूमिंग की भी नहीं बात करते। शायद यही प्लेयर कल को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के स्क्वाड्स में होते तो इनके ऊपर बड़ी मेहनत करके इनकी ट्रू पोटेंशियल के ऊपर बिल्कुल काम किया मेहनत जाता। करनी चाहिए। इमर्जिंग प्लेयर की बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर तो जमान खान को दिया गया है, तो बेहतरीन साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, फ्रेंचाइज का, कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो है जमान खान इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर सामने आए और यकीनन इस टीम जो PSL 7 की बनी उसका भी हिस्सा है। तो समझते हैं जमान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने आपने देखा कि हाईएस्ट उन्होंने विकेटें ली हैं, और किसी भी इमर्जिंग प्लेयर के लिए, किसी भी नए प्लेयर्स के लिए मैं समझता हूं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना जो है एक बहुत अच्छी बात है, और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को मतलब और बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो मतलब इस तरह के प्लेयर्स को ज़ाहिर है अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसमें लेके जाएं, उनको ग्रूम करें, उनकी परफॉर्मेंस में मजीद निखार लाने की कोशिश करें। लेकिन सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे इससे पहले दूसरे प्रोग्राम में, कि जो हमारे इस तरह के अच्छे प्लेयर्स आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ कुछ ऐसी मतलब दीवारें हायल हो जाती हैं कि वो अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिस मतलब जो उन्होंने शुरू में दी होती है, और वो प्लेयर बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक माफिया जो काम करती है, जो उन्हीं प्लेयर्स को आगे करती है जिनका एक मतलब एक दूसरे के कंफर्ट लेवल होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनके हम नाम ले सकते हैं, जिन प्लेयर्स को इमर्जिंग प्लेयर थे और उनको उनका मतलब एक बॉलिंग एक्शन सही करने के बहाने, उनकी बैटिंग और उनका फुटवर्क सही करने के बहाने उनको बाहर कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जमान खान जैसे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस इवेंट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्लेयर्स को बिल्कुल ग्रूम करना चाहिए, और PSL जो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया है। इस PSL ने हमें बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं। जिस तरह से IPL इंडिया के लिए एक ज़माने में बहुत सारे प्लेयर्स निकलते थे, वहाँ पर अभी भी प्लेयर्स निकल रहे हैं। यहाँ मैं एक बात शहजादा ज़रूर करूँगा कल के मैच के हवाले से, कि जिस तरह का मैच हुआ, हम पहले ही समझ, जो अगर हम कंपैरिजन करें मतलब ये कि दोनों कप्तानों का, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे शाहीन शाह अफरीदी से। वो गो के वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने बहैसियत बॉलर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन बहैसियत कप्तान इतने क्रूशल मतलब फाइनल मैच में जिस तरह की उन्होंने कल कप्तानी की है, जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसिंग की है, जिस तरह से अपने उन्होंने बैट्समैनों को भेजा है, जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है, मैं ये समझता हूँ कल वो आउटस्टैंडिंग था। लेकिन कल इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली रिजवान अहमद जिस तरह की वो मतलब काम, कूल और कॉन्फिडेंट नजर आते थे, कल वो जो है उसमें वो मिसिंग नजर आया, और जिस तरह से वो आउट हुए, बिल्कुल गलत गेम पे आउट हुए। उन्हें उस मौकाम पर उस तरह का स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए था। इसी तरह से कल मैंने देखा शान मसूद का भी जो एटीट्यूड था बड़ा कैजुअल टाइप का था, और जिस जब वो मतलब रन आउट होने वाले थे तो वो रिलैक्स समझ रहे थे अपने आप को, या तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गेम कोई वाकई उनको मार रहा है और वो आउट हो जाएंगे। लेकिन उनको मैं ही समझता हूँ जितने फिट खिलाड़ी हैं, जितने सुपर फिट खिलाड़ी हैं इस पूरे PSL के, उनको चाहिए था कि डाइव मार सकते थे वो, और मतलब वो रन आउट ना होते। मैं ही समझता हूँ रिजवान से और शान मसूद से गलती हुई है, और फिर ये कि जो आसिफ को जो भेजा ना, आसिफ आफरीदी को भेजा था, वो एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है। क्या कहेंगे आसिफ आफरीदी के जो इन्होंने बात की, और उसके साथ हम इस टूर्नामेंट के अंदर नसीम शाह के हवाले से भी जरा कुछ कहें। मैं बिल्कुल कहूंगा, देखें बात यह है कि जब टीम का, किसी भी टीम का बुरा दिन होता है ना, तो जैसे मुल्तान का था ना, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली, हर आदमी जिससे भी आप बात करेंगे वो फेवरेट बोलेगा मुल्तान को। आप मैच से पहले ही बात करते तो उसको फेवरेट बोले। देखें जब टीम हारती है ना तो उसकी गलतियां आपको सबको नजर आती है ना, सामने नजर आती है जब टीम हारती है। लेकिन जो टीम जीत जाती है, लाहौर कलंदर ने ब्लेंडर किया था मेरे हिसाब से, कल जो जीशान अशरफ को खिलाया ब्लेंडर किया है। फिल सॉल्ट जो है ना, देखिए कुछ भी है, विकेट कीपिंग वो अच्छी कर रहा था। जो शान मसूद का कैच कल गिराया है जीशान अशरफ ने, शान मसूद इनिंग खेल कर चले, अगर वो इनिंग खेल के जितवा देता तो आज हम बैठ के सब जो है ना ये कर रहे हो। लेकिन चूंकि लाहौर जीत गया है तो इसलिए किसी को गलतियां उन्होंने भी की है, लाहौर ने भी की है। जीशान अशरफ का कल बनता ही नहीं था। कल फिल सॉल्ट को आपने, अगर फिल सॉल्ट ऊपर रन नहीं कर रहा ना, आप नीचे ले आए। अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी उसको 7वें नंबर पे खिलाया और परफॉर्म किया उसने, ऐसा नहीं है। और ये ओवरसीज प्लेयर जो होते हैं ये कोई वो थोड़ी करेंगे आपसे, जिस नंबर पे भी खिलाए। हैरी ब्रॉक को आपने कहां खिलाया, आ गया ना काम आपके वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें अब ये जो लड़का है इसको मैंने देखा है डोमेस्टिक में, आसिफ आफरीदी को। आसिफ आफरीदी बहुत लंबे लंबे जो ना, मैंने यहाँ कराची में भी उसको देखा, मैंने कौमी T20 जो होता है उसके अंदर भी देखा, ये बड़ा हार्ड हिटर है। तो इन्होंने चूंकि ओवर्स ज्यादा थे तो इन्होंने कोशिश की कि ये जाके अगर 2-3 छक्के, देखिए जब टीम का ऐसा होता है ना हर चीज, आप मुझे बताएं इतनी बड़ी बैटिंग लाइन जो कभी नीचे वाला भी जिसने मैच ना आना दिया, रिजवान, शान मसूद, फिर वो जो आमिर अजमत को खिलाया, वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, रन नहीं कर सका अलग बात है, टैलेंटेड है। रायलो रूसो को ले लें आप,
टिम डेविड को ले लें, खुशदिल शाह को ले लें, डेविड विली को ले लें, मतलब बैटिंग ये जो रन थे ना, देखें वहां की जो पिचेस, आप 6 मैच उठा के देखें, 5 मैच, वहां पर इससे ज्यादा रन नहीं बन रहे, 160 170 रन। ये जो मैच है ना, मैच मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये मैच जो गया है ना इनके हाथ से, आखिर के 5 ओवर में गया है, जो 77 रन बने 5 ओवर में, वो टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, कि अगर ये 150-55 तक रोकते तो मैं समझता हूं इस अंदाज में नहीं खेलना पड़ता है। तक अगर रोक लेती लाहौर कलंदर्स की टीम को, तो यकीनन जो है ये स्कोर नहीं हो पाता, और फिर यकीनन लाहौर कलंदर इस फाते से महरूम नजर आती है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बहुत लंबी थी, लेकिन कल वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सके, जिसके बाइस जो है उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से कि पीएसएल के अंदर हमारे पास इस PSL 7 के अंदर बहुत से नौजवान खिलाड़ी निकलकर सामने हैं। अब कुछ बातें अपने कौमी खेल हॉकी की कर लें, जहां पर इस वक्त जो है कराची के KHA हॉकी ग्राउंड्स पर जो है ख़वातीन के खिलाड़ियों के कैंप लगाए गए हैं, जहां पर 50 से ज़ायद जो है ख़वातीन खिलाड़ी हैं वहाँ पर तरबियत हासिल कर रही हैं, जहाँ पर ओलंपियन हनीफ खान, ओलंपियन नासिर अली और दीगर कोचेज़ वहाँ पर उनको ट्रेनिंग और तरबियत देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी हवाले से थोड़ी सी बात हम करते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, क्या कहेंगे? ज़बरदस्त कैंप लगा हुआ है ख़वातीन का, कोशिश है कि कौमी खेल हॉकी दोबारा अपनी विक्ट्री स्टैंड पर आए, कोशिश जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने कौमी खेल हॉकी की बात की तो शहजादा पाकिस्तान जो है इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान ने दुनियाई हॉकी में सब्ज़ लाली परचम जो है माजी में बुलंद किया। 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8-10 एशियन गेम्स और बेशुमार मतलब पाकिस्तान ने टाइटल हासिल किए हैं। और एक ज़माने में आपकी ख़वातीन कौमी हॉकी टीम जो है वो भी इंटरनेशनली बड़ी अच्छी मतलब मकाम पे थी। और मैं ये समझता हूँ कि एक मतलब फिर कराची हॉकी एसोसिएशन ने सैयद हैदर हुसैन जो ज़ाहिर सेक्रेटरी हैं, साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं अपने वक्त के, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के प्रोग्राम में ओलंपियन नासिर अली जो साबिक कप्तान भी हैं और साबिक मायानाज फुल बैक रहे हैं, हमारे साथी हैं, वो भी उनको भी लाइन पे लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन हॉकी के लिए बड़ा काम हो रहा है। और शैला रज़ा सिंध की सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, वो भी कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ अटैच्ड हैं और उन्होंने जो है बड़ा काम कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची हॉकी एसोसिएशन ने हालिया सालों में हॉकी की तरक्की के लिए जो है बड़ा गिरा कदर और हॉकी की तरक्की के लिए बड़ा काम किया है KHA ने। जमील साहब, क्या कहेंगे? हॉकी हमारी बहुत नीचे की तरफ चले गई, हम 17वीं पोजीशन पर काबिज हैं, तो समझते हैं कि जिस तरह अब KHA हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कैंप्स लगा रही है, खासकर ख़वातीन के लिए, तो बेहतर अंदाज में काम करती दिखाई दे रही है कराची हॉकी एसोसिएशन। कराची हॉकी एसोसिएशन जो है ना, उससे अभी हमारा पिछले साल रियाज भाई भी मौजूद थे, हमने बल्दिया उसमें कराची के तहत जो है ना 2 टूर्नामेंट कराए थे और उनके साथ, तो वहां पर हमें रह के अंदाजा हुआ कि कराची हॉकी एसोसिएशन, खासतौर पर हैदर भाई, गुलफराज भाई और इनकी जो पूरी जो टीम थी, और रियाज भाई भी वहां पर जो है ना मुझे मतलब मौजूद रहे, तो काफी जो है ना वहां पर जो है ना ये हॉकी की प्रमोशन के हवाले से काम हो रहा है। और अभी जो ये जो 50 कैंप लगा हुआ है खवातीन का, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और जिस सुनहरी अदवार की बात अभी रियाज भाई ने की है, वो मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं और समझते हैं कि वो क्या दौर था, लेकिन उसके लिए आने के लिए जो है शायद मेरे ख्याल थोड़ी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। मुनीर साहब, क्या कहेंगे? मेहनत जारी है कौमी खेल हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए, समझते हैं कि हमारा कौमी खेल वापस आए और हम फिर विक्ट्री स्टैंड पर उसी तरह करें जैसे माजी में हम अपने हॉकी के लिए कीमियत के लिए हम नजर आते थे। तो समझते हैं कि ये चीज बहुत अच्छा साइन है कि कौमी खेल के लिए जो है KHA अपनी काविशें जारी रखे हुए। शहजाद साहब, सबसे पहले तो आपने कहा कौमी खेल, तो मुझे याद आ गया कि हॉकी भी हमारा कौमी खेल है और हॉकी ही हमारा कौमी खेल है। माजरत के साथ इस खेल के साथ हमने जितने बरसों में कर दिया ना, तो ये जो कोशिश की जा रही है कराची की एसोसिएशन की जानिब से, यकीनी तौर पे ये बड़ी जबरदस्त है, इसको सराहना चाहिए, लेकिन ये नाकाफी है। इस पे बड़े पैमाने पे काम होना चाहिए, मुल्की सतह पे काम होना चाहिए, क्योंकि हॉकी का जो टैलेंट है ना, हॉकी ने हमें माजी में नाम दिए, तो ये घुट्टी में मौजूद है। अब कोशिश क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा यूथ को अगर हम इसमें एंगेज करें तो ही हम इसका रिवाइवल कर सकते हैं। और कोशिशें जो की जा रही हैं, कोशिश एक करके छोड़ नहीं देना, भुला नहीं देना,
एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, क्योंकि जब तक हम एक कंटिन्यूटी में इसको नहीं लेके आएंगे तब तक हम जो अपना टैलेंट है ना उसको नर्चर नहीं कर सकेंगे, उसको परवान नहीं चढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया ओलंपियन नासिर अली ने, जो इस कैंप के जो है कमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ जो है ओलंपियन हनीफ खान भी इस कैंप में वहां पर खवातीन खिलाड़ियों को तरबियत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नासिर साहब, क्या कहेंगे कैंप के हवाले से? आप कैंप कमांड करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि नौजवान खवातीन खिलाड़ियों के अंदर हॉकी को सीखने का जज्बा मौजूद है? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि ये जो कैंप लगा हुआ है लड़कियों का, जो कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो ऑर्गेनाइज किया है, और रियली ये क्रेडिट गोज टू जो सेक्रेटरी कराची हैं हैदर हुसैन, ये उनको जाता है क्रेडिट तमाम। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जो टॉप सिटी 1 वाले हैं GM के टावर, जैसे सिटी 1 टॉप सिटी 1 वाले करब, ये कंवर मोइज खान, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ठीक है डिपार्टमेंट की टीम जो है विमेंस की होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टीम को यानी कि बिल्ड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कराची हॉकी एसोसिएशन को दी। और मैं आपको बताऊं कि जो लड़कियों के हमने ट्रायल किए, अभी ये कैंप लगा हुआ है, और मैं आपको ये बड़े मखसूस से बताता हूँ कि इसमें से 4 या 5 लड़कियां ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान की टीम में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे। उनके मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 4 या 5 ऐसी बहुत अच्छी लड़कियां हैं, और उनमें तमाम वो एबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो यानी कि टीम को रिक्वायर्ड होती है विमेंस को। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि मेरे साथ लईक लाशानी है, खालिद हैं, और उसके साथ फैसल हैं, और हनीफ खान साहब हैं। जी बिल्कुल, हनीफ खान साहब हैं, वो भी साहब ट्रेनिंग लेते हैं, मेरे कप्तान भी हैं 1985 एशिया कप जो हुआ था, सेकेंड एशिया कप। उसके साथ साथ ये है कि अरशद साहब हैं, वो भी आती है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि ये जो कैंप है ये मुबारकबाद के मुश्तिक हैं, ये कंवर मोइज खान साहिब भी, और जो उनके भाई कुतुबुद्दीन साहब हैं वो भी मुबारकबाद के मुश्तिक हैं कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि 18 लड़कियों की टीम हमें बनाकर दें। उनके लिए उन्होंने स्टेटमेंट रखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला, एक स्टूडेंट के लिए और ये लड़कियों के लिए माशाल्लाह बड़ी हैंडसम अमाउंट होगी। और उन्होंने बताया है, उनके जो जनरल मैनेजर इमरान साहब हैं, उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह हम इंसेंटिव भी रखेंगे। अगर वो पाकिस्तान कैंप में आती है तो उसके लिए भी इंसेंटिव होगा, पाकिस्तान टीम में आती है उसके लिए भी इंसेंटिव उन्होंने रखा है, और अगर जीत कर आते हैं या अपना कोई लोकल टूर्नामेंट जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने इंसेंटिव रखा है। और ये बड़ी खुशहाल बात है। और ये मैं यानी कि और भी जो भी सुनने वाले होंगे या जितने भी डिपार्टमेंट सुनने वाले, अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी ये जो टीमें बनाए लड़कों की लड़कियों की, और ये मैं हकीकत में बताऊं कि इनको लड़के लड़कियां नहीं मिलेंगे कि इतनी अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं टीम्स बनाने के लिए। लेकिन ये है कि ये तमाम चीजें जो हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले टाइम में, जिस तरह कराची हॉकी एसोसिएशन काम कर रही है, हैदर हुसैन, गुलफराज साहब, हनीफ भाई, मैं भी इनके साथ हूँ, खालिद आते हैं, फैसल आते हैं, उसके बाद लईक लशारी आते हैं, आसिम होते हैं जिनको जिमी निकनेम। अच्छा नासिर साहब, कितनी देर की ट्रेनिंग इनको कराई जा रही है कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर? ये हमने 2 हफ्ते का कैंप लगाया था। इनका कैंप जो है अभी इंशाल्लाह आज या कल में कैंप इनका ऑफ हो जाएगा, और फिर 18 जो लड़कियां हैं वो हमने चूज कर दी हुई है मिलके, मैंने और हैदर हुसैन ने, हनीफ भाई ने, और जितने भी ट्रेनिंग करा रहे थे उनकी भी राय लेकर उनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी जो है टीम हम बनाकर दे, ताकि जो उन्होंने इनिशिएटिव दिया है वो लेट डाउन ना हो। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि ये लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओलंपियन नासिर अली साहब हमें वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब क्या कहेंगे? थोड़ी सी बात क्रिकेट पे भी कर लें। ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में अपना पहला मैच खेल रही है, तो कैसा देखते हैं इन ब्लाइंड टीमों का पाकिस्तान में आना? साउथ अफ्रीका की टीम पहली दफा पाकिस्तान आई और आज इसका मैच हो रहा है इस वक्त, तो क्या कहेंगे ब्लाइंड टीमों का पाकिस्तान आना? देखें, ये तो मैं जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो अब आई है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों की मानंद है। और आप ये देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2012-13 के बाद
कुछ मतलब ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट एंड स्पोर्ट जो है वो आना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब 2022 और ख़ासतौर से इस PSL के दौरान जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और अब जो है ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई है, उसके बाद व्हील चेयर का एक एशियन यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो सॉफ्ट इमेज है जो दुनिया भर में गया है और अब दुनिया ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि क्रिकेट जो है पाकिस्तानी नौजवानों का पैशन है। और जिस तरह से आपने कल देखा कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जैम पैक स्टेडियम था, उसकी वजह खैर ये भी थी, कराची में भी होता और दूसरी जहां भी होगा वहां होगा, लेकिन वहां 100% शायकीन को आने की इजाजत थी, जबकि यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में पहले 25 था, फिर 50% था। मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे आप शायकीन को सहूलत देंगे स्टेडियम जो है भरे हुए होंगे। लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दुनिया की जो दूसरी टीमें हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई और ब्लाइंड क्रिकेट जो पाकिस्तान आई है, तो ये हम ये समझते हैं कि हमारे वो मतलब ब्लाइंड क्रिकेटर्स जिनको खेलने के कम मौके मिलते हैं। और इससे पहले आपने देखा कि हमारे पास इतने फंड्स की कमी हुआ करती थी कि एक तो हमारी टीमें बाहर जा नहीं सकती थी, दूसरे मुल्कों की टीमें हमारे यहाँ इस वजह से नहीं आ सकती थी कि यहाँ पे उनको अमन अमान का एक कॉन्सेप्ट मतलब था दुनिया में। लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी सिक्योरिटी इदारों ने जो बेहतरीन काम किया, जो कुर्बानियां दी हैं, उसके नतीजे में अब हेल्थी एक्टिविटीज को जो है बिल्कुल हेल्थी एक्टिविटीज के साथ साथ दुनिया की जो टीमें हैं क्रिकेट की वो पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, जैसे कि ब्लाइंड टीम पहुंची, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पहुंची, तो यकीन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो क्रिकेट के साथ साथ दीगर और खेलों पर भी बात करेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी दीगर टीमों का पाकिस्तान खुशाइंद है। इस वक्त हम बात थोड़ी सी टेनिस की भी कर लें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं वहाँ टेनिस के, वहाँ पर मुख्तलिफ मुकाबले भी हो रहे हैं। ऑल सिंध मुस्लिम टेनिस चैम्पियनशिप भी कराची के मुकामी क्लब पे खेली जा रही है, वहाँ पर भी जो है कल अख्ताम पजीर हुए वो टूर्नामेंट। तो इस वक्त हमारे साथ जो है कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर खालिद रहमानी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, क्या कहेंगे, कल अख्ताम पजीर हुए है टूर्नामेंट और इसमें हमने देखा कि व्हील चेयर के भी मुकाबले हुए और सॉफ्ट टेनिस भी थी, बीच टेनिस भी मुकाबले हुए इस टूर्नामेंट्स के अंदर। तो समझते हैं कि टेनिस अब ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान में। ये सवाल को शुक्रिया। एक्चुअली जो हमारे पास जो टेनिस चैंपियनशिप है 9 दिन चली है यूनियन क्लब में, मुस्लिम स्पोर्ट्स ट्रॉफी, इसके अंदर हमने तकरीबन 100 से ज्यादा इसमें प्लेयर थे पूरे प्रोविंस से, और बल्कि इस्लामाबाद से भी एक प्लेयर ने शिरकत की थी, एक लड़की ने। और इसमें हमने बीच टेनिस, व्हील चेयर टेनिस, सॉफ्ट टेनिस और मेन स्ट्रीम टेनिस के मुख्तलिफ मुकाबले हैं, जिसमें 26 खिलाड़ियों को हमने ट्रॉफीज दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस तरह की एक्टिविटी हम हर महीने क्योंकि कर रहे होते हैं, तो हम कम अज कम ग्रास रूट की जो है एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे होते हैं, अंडर 7 से लेके मेन सिंगल और सारे कैटेगरीज हम इसमें शामिल है, लड़के और लड़कियों की। और प्लेयर आए जब उसको प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके अंदर एक्सेल करना जो है वो प्लेयर को कि अपनी जिम्मेदारी भी है। और सेकेंडली जब वो टूर्नामेंट खेलता है तो कहा जाता है ना कि भाई टूर्नामेंट से ज्यादा अच्छा जो कोचिंग कुछ भी नहीं है, तो प्लेयर को पता चलता है, इवैल्यूएट करता है कि अब मैंने कितनी मेहनत करनी है अगले टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल, कितनी मेहनत करनी है अगले टूर्नामेंट्स के लिए। हमने देखा व्हील चेयर्स के जो 2 खिलाड़ी हैं वो भी बैरून मुल्क जाएंगे टूर्नामेंट्स खेलने, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिला। 3 साल पहले हमने पाकिस्तान में व्हील चेयर टेनिस शुरू की। सबसे पहले कराची को ही हमने इसको टारगेट किया और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम रेगुलर 3-3, 4-4 महीने के कैंप कर रहे थे। और फिर हमने कोशिश की, जब हमने देखा कि हमारे प्लेयर्स अब इस काबिल हो गए हैं कि वो इंटरनेशनल में अपना कोशिश देना चाहिए, तो अब अगले महीने में मार्च की 16 तारीख से तुर्की में अंटालिया में एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का एक टूर्नामेंट हो रहा है, 3 इवेंट है। तो ये पहली बार हो रहा है 73 साल में कि पाकिस्तान जो है उसमें इंशाल्लाह नुमाइंदगी करेगा। और इसमें हमने 2 प्लेयर यहाँ पाकिस्तान से सिलेक्ट किए हैं और एक हमारा बच्चा इंग्लैंड में रहता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, वो ITF खेलता रहता है, तो वो भी उसमें ज्वाइन कर लेगा हमें। और 6 दिन का टूर्नामेंट है, मुझे उम्मीद है कि
हमारे जो प्लेयर्स हैं जो व्हील चेयर टेनिस के, वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद रहमानी साहब। मुनीर साहब क्या कहेंगे टेनिस के हवाले से? अब हम देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल से टेनिस के खिलाड़ी भी निकल के सामने आ रहे हैं, और खासकर अब हम देख रहे हैं कि व्हील चेयर के खिलाड़ी भी बैरून मुल्क जाएंगे, पाकिस्तान के लिए ITF टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। तो कितना अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए टेनिस का। शहजाद साहब कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, और ये मिट्टी यकीनी तौर पर बड़ी जरखेज है। आप किसी भी तरफ चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको टैलेंट की कमी नजर नहीं आती। आपने व्हील चेयर की बात की, आपने खवातीन हॉकी प्लेयर्स की बात की, आप जिस स्पोर्ट्स की बात करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं। टैलेंट मौजूद है, और ये इतनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो आलमी सतह पे जाएगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी आलमी सतह पे, इससे ज्यादा खुशाइन कुछ हो नहीं सकता। और खासतौर पे ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें शायद अभी तक पाकिस्तान ने अपनी शनाख्त को उस तरीके से नहीं मनाया। टेनिस की अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान में टेनिस के बड़े कम नाम नजर आते हैं। मेरे साथ तो मौजूद जो लोग हैं बड़े सीनियर है, तो बड़े सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन अगर मैं एक आम आदमी के तौर पर बात करूं तो टेनिस के शोबे में अगर बात करें तो टेनिस प्लेयर्स पाकिस्तान ने बड़े कम प्रोड्यूस किए हैं, और जो प्रोड्यूस हुए वो भी अपनी मदद से प्रोड्यूस हुए हैं। इस तरह के जब कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, और जब पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर जाता है, तो फिर मजीद जो यूथ होती है ना, उसको आप इंगेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो इसमें इज्जत भी है, शौहरत भी है। प्रोग्राम में जो है हॉकी पे बात की, टेनिस पे बात की, अब थोड़ी सी बात बॉल की पे कर लें, क्योंकि हमने देखा कि कराची के अंदर अल्फा स्कूल्स के अंदर जो है 700 से जायद बच्चों पर मुश्तमिल इंटर स्कूल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स हेड माजिद साहब ने। माजिद साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? ये कराची फ्रेंड्स यूनाइटेड एसोसिएशन ने किया था, और ये एक जगह स्पोर्ट्स में वहाँ पे हुआ, मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी अल्फा कॉलेज के जो है अल्फा एजुकेशन नेटवर्क के खासान इकबाल और राउंड एथलीट नसीम हमीद थी, और 700 से ज्यादा तालिबात और तलबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जिसमें मुख्तलिफ तकरीब जो है मैचेज हुए, 64 से ज्यादा मैचेज हुए, और इनामात तकसीम किए गए। अच्छा, 16 टीमें इसमें जो है शिरकत कर रही थी, 16 स्कूल्स की, और 44 टीमें शिरकत कर रही थी बॉयज एंड गर्ल्स की। 700 से जायद हमने देखा कि वहां पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी मौजूद थे। तो समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो है पाकिस्तान के अंदर तेजी से तरक्की करता दिखाई दे रहा है ये खेल। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये गेम फुटबॉल की तरक्की के लिए खासतौर पे हम लोग काम कर रहे हैं गर्ल्स के लिए, ताकि ये गर्ल्स में भी ज्यादा से ज्यादा इसमें तरक्की करें और आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का माजिद साहब आपका। जमील साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल खेल एक नए तौर पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, और हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज की सतह पर ये गेम खेला जा रहा है। अल्फा कॉलेज के अंदर भी एक टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, 16 स्कूल्स की टीमें इसमें शिरकत की, और तकरीबन 44 टीमें थी, और 700 से जायद प्लेयर्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे। तो समझ रहे हैं कि ये खेल भी अब पाकिस्तान में तरक्की करता जा रहा है। हाँ, ये जो है ना काफी अरसे से ये खेला जा रहा है, डिफेंस में ये ज्यादा खेला जाता था। अब इसको पूरे शहर के अंदर अगर ये फैला दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो भी नौजवान खिलाड़ी हैं इसमें ज्यादातर जो है ना यंगस्टर, मैंने देखा है कि वो इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। और एक इवेंट मैंने खुद भी कराया था इसका 32 टीमों का, तो कश्मीर रोड के ऊपर KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो मुझे मतलब बहुत वहां पर जो ना मुझे नजर आए थे कि मतलब। अच्छा, इस खेल के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया गया स्कूलों की सतह से, तो ये खुशाइन चीज है। हर खेल में जरूरत है ग्रास रूट लेवल, जब आपकी मजबूत होगी ना तो आपको टैलेंट जो है ना मिलेगा। अगर आपके सब क्रिकेट में क्या हो रहा है, आपने अभी जो है ना हम ये चकाचौंध देखते हैं ना PSL की, आप समझते हैं कि बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। आपने सप्लाई लाइन काटी हुई है 4 साल से, जो हमारी डोमेस्टिक के जो हमारी जो वो क्रिकेट है वो तबाह हाल है। तो हम ये कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल जो है ना हम अंडर 13, 16, 19 रेगुलर बेसिस पे करती थी KCC, लेकिन अब नहीं हो रही है। तो ये चीज जो है ना, इसको ये मैं कहता हूं हर खेल के अंदर ग्रास रूट लेवल की बहुत अहमियत है। जिस तरह भाईजान बात कर रहे थे ना, कोई भी खेल हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, इसके अंदर ये जितने भी गेम्स हैं, ओलंपिक्स गेम्स ले या जो भी ले, जैसे अब हॉकी में काम हो रहा है, इस तरह के काम ग्रास रूट की बात की। रियाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को कॉन्टेक्ट
के तौर पर शामिल किया है, जिसमें 13, 15 और 19 के प्लेयर शामिल हैं। कल उन्हें लाहौर में भी मदऊ किया गया था फाइनल में, तो समझ रहे हैं अब इसे स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा साइन है कि वो 13, 15 और 19 से जो खिलाड़ी हैं उनको अब मदऊ कर रहे हैं अपने साथ साथ। जी शहजादा, आपको याद होगा नया नाजमत क्रिकेट ग्राउंड पे जब रमीज राजा साहब बहैसियत पीसीबी चेयरमैन पहली मरतबा तशरीफ लाए थे, आरिफ हबीब साहब भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि हम 100 से ज़्यादा लड़कों को जो है ले रहे हैं। तो उसमें मैंने ही उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या आप उन लड़कों को तालीम भी देंगे, बाकायदा जैसे एक एकेडमी बनाई जाती है। तो उन्होंने अब जो ऐलान किया है, कल जो वो टीवी पे बहैसियत कमेंटेटर भी आए थे, रमीज रजा साहब कमेंट्री भी कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब एक कमेंटेटर के सवाल के जवाब में कल बताया कि हम जो है मतलब उन जितने भी 100 से ज़्यादा बच्चे 13 से 19 साल तक के बच्चों को हमने लिया है, उनको हम 30,000 रुपये महीना भी देंगे और उसके साथ साथ उनको बाकायदा तालीम भी देंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे खेलों में भी होनी चाहिए। और कल रमीज राजा साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि आइंदा जो PSL होगी हम चाहेंगे कि उसके कुछ मैचेस जो है मुल्तान और पेशावर में भी होंगे। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शायद आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब आखिरी मतलब मरतबा नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, PSL में आए थे वो नेशनल स्टेडियम कराची में, तो जाहिर हमारी उनसे बात हुई थी। तो हमने उनसे ये कहा था कि आप न्याज स्टेडियम कराची, न्याज स्टेडियम हैदराबाद में भी एक आध मैच कराएं। तो उन्होंने इस बात का बाकायदा वादा किया था कि अगली PSL में हम न्याज स्टेडियम हैदराबाद में मैच रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर वो तो नहीं रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रमीज राजा का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आइंदा मैचेस जो हैं वो मुल्तान और पेशावर में भी होंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो इसको भी मतलब मार्जिन ऑफ प्रोविजन रखें, अपनी पाइपलाइन में रखें कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद और एक मैच जो है कोयटा में ज़रूर रखें, ताकि मतलब जो हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ के बच्चों में भी शौक पैदा हो और वो भी मतलब ये कि इस तरफ आए, सामने आए। मुनीर साहब क्या कहेंगे स्कॉलरशिप के मैं हवाले से? जो चाहूंगा बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रास रूट लेवल पे ना सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि एक जॉब ऐसी जो उनके घर बार को सपोर्ट करे। देखें, माली मामलात अगर आप किसी प्लेयर की सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी प्लेयर के घर में भूख है, फाका है, तो फिर वो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आए और क्रिकेट खेले। और अगर क्रिकेट खेल ले तो फिर फेयर तरीके से खेले। हमने माजी में देखा इस तरह के बड़ी सारे इश्यूज नजर आए। आज हमारे सिस्टम में जो सबसे बड़ा लूप होल है कि हम पहले तो किसी प्लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार नहीं, एक पर्ची सिस्टम जो वाज़ेह है। दूसरी चीज, जो प्लेयर आता है उसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता। जब आपको पता है एट दी एंड 11, 12, 15, 20 लड़के हैं जो कि टीम का हिस्सा बनते हैं, बहुत बड़ा जो लॉट होता है वो टीम्स के करीब भी नहीं आ सकता, शायद उनको लीग से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते। तो फिर वो जो फ्यूचर है वो कहां जाएगा? उनके पास एट द एंड 35 साल की एज के बाद जॉब नहीं होती, उनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं होती, तो ना एजुकेशन है ना जॉब है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। जमील साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला तो किया है 13, 15, 19 वगैरह को लेकर जो है स्कॉलरशिप देने का और उन्हें अपने साथ रखने का, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट की टीमें भी बंद कर दी गई। तो ये मिलता जुलता रुझान समझ में आ रहा है कोई चीज? इससे कुछ भी नहीं होगा। ये 100 को दे दें, प्लेयर इन्होंने जो ना 300 का पूल बनाया। इसके देखें जो सिस्टम था ना, कायदे-आज़म ट्रॉफी होती थी जो कि रीजन खेलती थी, 16 रीजन, पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी जो कि डिपार्टमेंट खेलते थे। रीजन का जो प्लेयर अच्छा प्लेयर होता था उसको डिपार्टमेंट उठा लेते थे और 1-1, 1.5 लाख रुपए उनको तनख्वाह देते, तो उनको वहां पॉलिश करते थे और वो 2 सीजन 3 सीजन में जब परफॉर्म करता था तो हमारे पास इतने होते थे किसको खिलाएं किसको बिठाएं। आज आपके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 आपने जो ना 2 प्लेयर आपके अनफिट हुए, हसन अली और जो ना ये क्या कहते हैं फहीम अशरफ। आपने लिया क्या है इनके? इफ्तिखार अहमद, वसीम अहमद जूनियर। अब आप मुझे बताएं, वसीम अहमद जूनियर की जो कारकर्दगी PSL में, इससे आप मुत्तफिक हैं? आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट के लिए जो ना मुनासिब इन्होंने, आपके पास प्लेयर नहीं है। देखिए आप गुमनाम अगर आपको लेना था, असद शफी आपके पास बेंच पे बैठा था, उसे आप इस्तेमाल कर सकते थे। यार आपको नसीम शाह में क्या खराबी है? जिस लड़के ने परफॉर्म किया हुआ है, सारी चीजें हैं, उसको आपने रिजर्व में रखा हुआ है। यासिर शाह को आपने रिजर्व में रखा हुआ है। देखिए असल में जो ये काम कर रहे हैं या जो ये सिलेक्शन का जो मेयार है, ये हमारी समझ में, अभी आपको ये नजर आ रहा है ना, ये सीरीज पहली मर्तबा पाकिस्तान का टेस्ट होने जा रहा है, इसलिए कि अब तक जितनी भी टीमें मिली है ना पाकिस्तान को और अपने ग्राउंड के ऊपर, इस दफा पाकिस्तान को मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया का सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका, जमील साहब आपका, मुनीर साहब आपका। प्रोग्राम में अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।